नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से बवाल मच गया है। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। सभी सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, लेकिन इमामगंज सीट को लेकर चिराग पासवान, आनंद मोहन और चेतन आनंद में कहीं ना कहीं जुबानी जंग तेज हो गई। दरअसल पहले आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इमामगंज सीट पर चिराग पासवान प्रचार करने क्यों नहीं गए, जिसके बाद चिराग पासवान ने आनंद मोहन को घेर लिया और फिर इसी विवाद में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी एंट्री ले ली, जिसके बाद से एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो चिराग पासवान और चेतन आनंद का बयान सामने आया, आपको पहले वो सुनवाते हैं। वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूंगा कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। मांझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए, चिराग पासवान जी? तो मांझी जी क्या है? मांझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है और उनको समझना चाहिए। अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं। तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं। उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना। गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। तो सुना आपने किस कदर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किस तरह से चेतन मोहन मुखर होकर चिराग पासवान पर हमलावर। तो चलिए पहला सवाल विनीत जी से ही ले लेते हैं। विनीत जी, चल क्या रहा है? जिस तरह से अभी आपने भी चेतन आनंद को सुना। सभा जी, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, अनायास एक मुहावरा याद आता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और आनंद मोहन जिस कौम से आते हैं उसी कौम से हम भी आते हैं, पर वो हमारे पूरे कौम के नेता अपने आप को अगर मानते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें अतिशयोक्ति है। और मुझे ये समझ में नहीं आता सभा जी कि आनंद मोहन जी जो कि पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अभी कहना इस बात का आशय क्या है, मंतव्य क्या है? कभी आपने जीतन राम मांझी जी की बहू दीपा मांझी से पूछा है कि चिराग पासवान ने उनको सपोर्ट किया नहीं किया? वो खुल के उन्होंने, दीपा मांझी ने कहा कि चिराग भैया का बिल्कुल सपोर्ट था। और ये लोग साथ में एक चीज और भूल जाते हैं कि चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र में बहुत काम होता है और देश के लिए काम होता है और देश का हित सर्वोपरि होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर चिराग पासवान जी अपने काम के व्यस्तता के कारण वहां नहीं पहुंचे तो हमारी स्टेट टीम वहां नहीं पहुंची। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है,
तो हमें मालूम है कि अपने हमें कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे मार्शल करना है, वो हमने किया है और नतीजा यही है कि जीत आया है। लेकिन 4 सीट जीतने के बाद आनंद मोहन जी का ये बयान, मुझे तो लगता है कि भले ये सक्रिय राजनीति में नहीं है जैसा हमारे नेता ने कहा है, लेकिन क्या चेतन आनंद जो महागठबंधन में से आए हैं और जदयू की तरफ थोड़ा सा रुझान है, एनडीए के प्रति रुझान है, लेकिन अभी भी महागठबंधन का प्रोपेगेंडा एजेंडा लेके चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो है एनडीए मजबूत हो रही है। अब महाराष्ट्र का चुनाव ले ले, हरियाणा का चुनाव ले ले, तो ये कह के ये बयान देके आप एनडीए का मनोबल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या अपना कोई आप हित साध रहे हैं या महागठबंधन के एजेंट जैसा काम कर रहे हैं? सभा जी, आप जानती हैं कि हमारे नेता बड़े गंभीर स्वभाव के हैं और हम लोग आकरण किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन मजबूरीवश देना पड़ा है। तो इसलिए फिर से कहेंगे कि आनंद मोहन जी की गरिमा रही है, उसको धूमिल ना करे ऐसे हल्की फुल्की बातें करके। जी चलिए मनीष जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद जी का। प्रमोद जी, क्या लगता है एनडीए गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए सभा जी, आपने जो बाइट दिखलाया उससे ही पता चलता है कि कितनी तलखी इन लोगों के बीच में है। और जो बयान सामने आए उससे तो स्पष्ट होता है कि आपने जो बातें कही कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसकी पुष्टि करता है इन बयानों को। और अक्सर देखा गया है, भले ही ये लोग एक साथ होने का दम तो भरते हैं, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव को ही देख लीजिए। उस चुनाव के उपरांत कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहने का काम। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जब नहीं जीत पाए उसके बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और किन पर ठिकरा फोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, वो कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये समझने की बात है, भले वो दिखलाते हैं कि हम एक साथ, लेकिन आपस में तो इन लोगों को आपने देखा कि जब रामविलास पासवान जी का जो बंगला दिल्ली में खाली कराया गया था और उस समय देखा कि दो धड़ को अलग किया गया और एक को मान्यता दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और एक को उस समय आपने देखा कि किस प्रकार का व्यवहार किया गया। और अभी ठीक जो है, अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में पशुपति पारस जी को एक भी सीट एनडीए ने देने का काम नहीं किया। ये सब बातें समझने की है कि कहीं भी से भी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये लोग दम तो भरेंगे कि हम लोग सब ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सारी चीजें, जो सारी बातें मीडिया के सामने से जो छन करके आती हैं या पब्लिक डोमेन में आती हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। सवाल। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आ गई कि ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी को चिराग पासवान सपोर्ट नहीं करते? नहीं शबा जी, देखिए इन सारी बातों पर विराम चारों सीट पर एनडीए जैसे ही चुनाव जीतती उस पर लग गया। इन छोटे छोटे बयानों का कहीं कोई मतलब नहीं है। अच्छा, राजनीति में कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल रूप से भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर एनडीए में एकजुटता नहीं होती तो बड़ी आसानी से एनडीए ने चारों सीटों को जीता है उपचुनाव में, रिजल्ट सबके सामने है। तब ये विपक्ष का आरोप कि आपस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो क्या यह बतलाने के लिए काफी नहीं है उपचुनाव का रिजल्ट कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और आगे भी रहेगा? हम जितने भी घटक दल हैं गठबंधन के, हमारे एनडीए के साथ सभी एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। पर्सनल बयानों से पार्टी के गठबंधन या पार्टी के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी शबा जी। चलिए प्रतिभा जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। जी शबा जी। उपचुनाव में एनडीए को चारों सीट पर जीत तो मिल गई, लेकिन अब ये नया बवाल क्या शुरू हो गया? देखिए सभा जी, मैं एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, चेतन आनंद जी हो या उनके पिता आनंद मोहन जी हो,
जो शिवहर के सांसद, मैं भी शिवहर से बिलोंग करता हूं, हमारे सांसद श्रीमती लाभली आनंद जी हैं, उनके पति हैं आनंद मोहन जी। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए कोई भी टीका टिप्पणी जातिवाद सूचक पर नहीं करना चाहिए। एनडीए गठबंधन का, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं सभी एनडीए गठबंधन के नेताओं को, खासकर मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती अगर रखनी है तो टीका टिप्पणी वाली बात को बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी के अंदर कोई भी बात हो तो पार्टी फोरम के अंदर रखना चाहिए। मैं सभी नेताओं से, ये लोग बड़े नेता हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत सरकार के मंत्री हैं, चेतन आनंद जी माननीय विधायक हैं, इसके अलावा आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी शिवहर से सांसद हैं। तो भाई इन लोगों को तो एक तरह से एनडीए की मजबूती के लिए अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 2025 का चुनाव आने वाला है, अब 2025 के चुनाव को चुनौतीपूर्ण लड़ना है। हम लोग पूरा मजबूती के लिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के प्रखंड और पंचायतों में भ्रमण कर रहे हैं, और ये लोग इस तरह का नरगल बयानबाजी करेंगे, ये कहीं भी अच्छी नहीं है, खासकर एनडीए गठबंधन के लिए। इसलिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होने के नाते, एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मैं सदस्य हूं, उस सदस्य होने के नाते मैं सभी लोगों से आग्रह और विनती करना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते, कि कम से कम अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जाति संबंधी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इससे एनडीए गठबंधन की कमजोरी होगी और एनडीए गठबंधन मजबूत नहीं होगा। हम लोग दिन रात एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हैं, और बिहार में कोई बयानबाजी करके इस तरह की बात करे, ये मेरे नजरों में एकदम घोर आपत्तिजनक है। सभा जी, चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी विनीत जी का। विनीत जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान, आनंद मोहन और उनके बेटे के भी निशाने पर आ गए? क्या वजह क्या है? देखिए सभा जी, मैं कारण नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कारण इज बेस्ट नोन टू देम, लेकिन एक बात मैं कह दूं, राजद के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि विपक्ष को उनके भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। आप इंतजार करते रह जाइएगा, होने वाला कुछ नहीं है। एनडीए मजबूत है, मजबूत रहेगी भी। जहां तक आपकी सवाल की बात आती है, अब तो ये आनंद मोहन जी बताएंगे कि आखिर अचानक से क्या सिगुफा उनके समझ में आया कि उन्होंने बात ये छेड़ा। आप बात कर ले शिवहर में भी, तो शिवहर में भी लवली आनंद जी जीती हैं। अभी जो चीजें हैं बिहार में, जैसा कि रामपुकार जी ने कहा है कि एनडीए बिल्कुल तैयारी मुस्तैद होकर 2025 का चुनाव लड़ने वाली है, और कम से कम 225 सीट जीत के लाएंगे हम। और देखिए थोड़ा सा विरोधाभास क्या होता है, मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है कि मैं कुछ चीजों को जानता हूं, लेकिन उसको दबा के रखना अभी औचित्यपूर्ण नहीं लग रहा है। तिरहुत में अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा है, और एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो हैं उनको आनंद मोहन जी उनका शिकायत कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब ये भी समझ में आता है कि आनंद मोहन जी आखिर चाहते क्या है। क्या वो चेतन आनंद को कहीं फिट करना चाहते हैं, कहीं सेट करना चाहते हैं? क्योंकि जिसने चुनाव लड़ा है, जीतन राम मांझी की बहू ने, उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि उनका सपोर्ट था चिराग पासवान जी का। किसी ने, एनडीए किसी भी नेता ने, घटक दल ने चिराग पासवान पर प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि हम लोग समझते हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने का मैं समझता हूं कि चिराग पासवान जी कभी भी आराम नहीं करते। कल स्थापना दिवस था, आज फिर से जो निकले हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया, झारखंड में किया, हमारे एक विधायक वहां भी जीत के आए हैं। तो जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री है, उसके बाद से भी उनका समय, और देखिए चिराग पासवान जी का एक व्यक्तित्व है जो हर किसी को अपने प्रति आकर्षित करता है, वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें है, तो हर कोई चाहता है। लेकिन इंसान और व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती है, लिमिटेशन होता है, वो मशीन तो है नहीं। और मैंने पहले ही बताया मैंने आपको कि केंद्र में मंत्री होने का देश का काम करना पड़ता है। आप जब मोदी जी के सरकार में हैं, कैबिनेट में हैं, तो आपका जो केआरएज है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है, वो बड़ा टाइटली उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। तो हर चीज को लेने के बावजूद भी अगर काम किया जा रहा है, कुछ चीज मिस कर गए, लेकिन मिस करने के बाद वहां पे हार नहीं हुई है। उसके बाद अगर आनंद मोहन जी ये बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ही कारण पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने क्यों कहा है। जी चलिए विनीत जी, ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, क्या लगता है कोई खिचड़ी पक रही है क्या एनडीए में? देखिए सवा जी, विपक्ष में है, और विपक्ष आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के रूप में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन अभी रामपुकार सिन्हा जी बोल रहे थे, अभी विनीत जी भी बात को बोले हैं,
लेकिन इन लोगों को लगता है कि विपक्ष ये बातें बोल रहा है। अभी तो आप ही के टीवी डिबेट पर रामपुकार सिन्हा ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहने का काम किया कि बिल्कुल। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, इस प्रकार से जाति पर टीका टिप्पणी या इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हो रही है, अगर ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही है, तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि लोगों में, इन लोगों के भीतर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। एनडीए में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी देखिए विनेश सिंह भी एक बात क्या कहे कि अभी तिरहुत में जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 दिसंबर को मतदान होना है, तो उसके संदर्भ में उन्होंने, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने बतलाने का काम किया कि इनके ही जी। लोग, एनडीए के ही लोग हैं ना वो लोग जिनको विनीत जी अभी बोल रहे हैं। तो विनीत जी ने ना क्या ना कहा प्रमोद जी, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। नहीं नहीं, आनंद अच्छा मोहन ठीक है, आप एनडीए के समझा हिस्सा दीजिए नहीं पहले। है। सुनिए ना मेरी बात, औपचारिक रूप से आनंद मोहन जी एनडीए के हिस्सा नहीं है, और चेतन आनंद अभी भी एनडीए के किसी भी घटक दल को ज्वाइन नहीं किया है। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि लवली अंदरूनी मामला, आनंद वहां सुनिए से मेरी बात, सांसद है ना। क्या लवलियान ने बोलिए बयान दिया है? लवलियान ने बयान दिया है सर, और ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें क्यों आग में हाथ सेक रहे हैं? नहीं नहीं, तो अंदरूनी मामला है जहां पर इस प्रकार से ये अभी प्रश्न है, अंदरूनी मामला नहीं रहा, जिस तो तरह ये से अंदर में सार्वजनिक ना, तौर पर जैसे बोला गया है, ये अंदरूनी मामला बचा नहीं है। अरे सभा जी, राजद में और महागठबंधन में बताना चालू करें कि इनका और कांग्रेस से क्या संबंध है। सीट मांगते हैं कुछ और, मिलता कुछ नहीं और तो, है। अरे तो 12 बताइए सीट ना कि मांगा था पब्लिक के झारखंड बीच में, में मिला आकर, कितना? 6 सीट 7 सीट। तो पब्लिक के इनके बीच अंदर में, कौन सा ये है? और एक बात जान लीजिए प्रमोद भाई, आनंद मोहन जी अगर जिस दिन एनडीए में आ जाएंगे, चेतन आनंद और औपचारिक से ज्वाइन कर लेंगे, तब कुछ और बात होगी। लेकिन दोनों में से पिता पुत्र में कभी भी, अभी भी औपचारिक रूप से एनडीए के हिस्सा नहीं है, और उनकी माता जी ने बयान नहीं दिया है, तो उनको हम लोग कोट ना करें। चलिए ठीक है प्रमोद जी। देखिए सभा जी, आपने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि ये सारी बातें जब सार्वजनिक रूप से सामने आ गई, अभी एक प्रवक्ता ही इनके बोल रहे थे कि उसको बिल्कुल। पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहिए था, इसको अंदरूनी बैठक में, इसको इन बातों को कहीं कोई कमी बेसी थी तो उनको रखने की जरूरत है। लेकिन आप जब सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की तल्ख टिप्पा टिप्पणी करते हैं, जो खुद एनडीए के ही प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने कहा कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं सवाल राष्ट्रीय जनता दल से, क्या ये राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठा रहा है क्या? अरे ऐसे तो देखिए, तो पशुपति पारस जी को भी लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया, उनके कितने सांसद थे, तो क्यों नहीं एनडीए पर प्रश्न लोग करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये बतलाने की बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद जब सार्वजनिक रूप से ठिकरा फोड़ते हैं, और उसके बाद क्यों नहीं लोग सवाल करेगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब सार्वजनिक रूप से बोलने का काम किया, तो क्यों नहीं विपक्ष बोलेगा, या क्यों, जब सार्वजनिक रूप से आप बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पे बोल रहे हैं, तो कैसे लोग समझेगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? इसको समझने की जरूरत है ना। विनीत जी सभा जी, जवाब दे दीजिए। सभा जी, क्या है कि कुछ बातें, जैसे कि आनंद मोहन जी को अगर एनडीए के हित में बात करनी थी, और देखिए विपक्ष मजा कैसे लूटता है, तो उनको जब अंदरूनी समीक्षा बैठक होती तब उसमें वो बात कहते हैं। जब पब्लिक डोमेन में वो कह देते हैं, तो उसके कहने के बाद मुझे लगता है कि, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं था। लेकिन आनंद मोहन जी को इस बात को समझना चाहिए था कि जो विपक्ष बड़ा पापी विपक्ष है, बड़ा बेईमान विपक्ष है बिहार में, अपना ठीक नहीं है लेकिन दूसरे में मजा लेते हैं। ये विनीत जी, जो आप जिस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों का हमने चयन क्या कहा सर? हमने तो बेईमान कहा सर, हमें तो पापी कहा, कहां गलत कहा हमने? हाँ, क्यों पापी कहा, यही यही तो यही तो अब बता बात देते है। हैं। शब्दों का सुनिए चयन तो, इस प्रकार से करिए कि सुनिए भाषा की सुनिए मर्यादा बनी रहे। सुनिए सुनिए ये ना सर। बातें हमको सर भी हमको, कहनी आती अरे नहीं। प्रमोद आप जी, जैसी बातें करेंगे, हम यहाँ सुनने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं। अरे शब्दों का चयन इस प्रकार से करिए कि किसी को आपत्ति अब अनापत्ति बोलने नहीं दीजिए, हो। अब बोलने दीजिए। बेईमान क्यों कहा मैंने? सुनिए सर, उसका आप खंडन कीजिएगा। नौकरी दिया गया एनडीए सरकार के द्वारा, क्रेडिट आप ले रहे हैं, बेईमानी नहीं है क्या सर? बताइए। कैसे एनडीए सरकार के द्वारा दिया गया? नहीं, कैसे एनडीए अरे सरकार के द्वारा दिया गया, आप बताइए। जब आप बताइए कि बीजेपी, जब कैसे दिया सात, गया। अरे
बता तो रहे, सुनिए प्रमोद जी ना, हाँ, देखिए तो हल्का बताइए, नहीं होना हम चाहिए। नहीं नहीं, आप जब बताइए और सुनिए, फिर हमसे काउंटर चलिए ठीक है लीजिएगा। ठीक है विनीत हाँ। जी, प्रमोद जी मुद्दे पे स- रहते हैं। जिस दिन नौकरी की बात होगी उस दिन ये मामला सुलझा लेंगे, आज मुद्दे पे रहते हैं। ठीक है विनीत सभा जी जी, 10 पूरी सेकंड में कीजिए बात, बात। हाँ ठीक है, जी मुद्दे पर रहते हैं। तो वही कहा कि अगर आनंद मोहन जी को एनडीए का हितैषी हैं चेतन आनंद जी, तो ये सब बातें करना उचित नहीं थी पब्लिक डोमेन में, आप अंदरूनी समीक्षा बैठक में करती। मजबूरी क्या हो जाती है जब चिराग पासवान इतना मेहनत करने के बाद, हर किसी, कोई भी व्यक्ति नेता नहीं कह सकता कि चिराग पासवान ने कभी भी अनर्गल प्रलाप किसी के बारे में अमर्यादित भाषा में बात किया होगा, तो हमें प्रतिक्रिया देना पड़ता है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि अभी भी समय है, लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा रखना चाहिए, एनडीए की मजबूती को ध्यान रख के कोई भी बयान देना चाहिए। जी चलिए ठीक है विनीत जी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, अभी आप कुछ देर पहले बोल रही थी कि पर्सनल मैटर भी हो सकता है, बट सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देना, अभी आपके ही गठबंधन के जो प्रवक्ता थे वो भी इसका खंडन कर रहे थे कि ये सही नहीं है। नहीं, शबा जी सही तो नहीं ही है। ठीक कह रहे थे हमारे गठबंधन के प्रवक्ता दोनों, ये बात सही है कि सही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इन सभी बातों से एनडीए गठबंधन पे कोई फर्क पड़ा या पड़ेगा, यह भी सही नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें सार्वजनिक होती हैं, अपना अपना लोग भड़ास निकालते हैं, लेकिन हाँ, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना राजनीति में कहीं से उचित नहीं है, चाहे कोई भी करे, बड़ा नेता करे, कोई कार्यकर्ता करे, यह तो बिल्कुल। उचित नहीं है। लेकिन हमारा विपक्ष जो इस नजर से देख रहा है महागठबंधन, हमारे एनडीए में फूट हो, महागठबंधन के लोग ये सोच रहे हैं, वो फूट जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चारों विधानसभा का उपचुनाव एनडीए जिस तरीके से बड़ी आसानी से जीता, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए अंदरूनी रूप से मजबूत है। कहा जाता है ना कि अंदर से हम मजबूत हैं, हम सभी मजबूत हैं। किसी की छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत, तीर का तार बनाना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर चिराग पासवान जी वहां नहीं भी गए तो भी दीपा मांझी जी बहुत आसानी से चुनाव जीती, तो ऐसा नहीं है कि उनका समर्थन नहीं था या उनका सपोर्ट नहीं मिला, खुद नहीं गए कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये सब चीजें, लेकिन हाँ, बोलना नहीं चाहिए, बोल करके विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए, बोल करके सोसाइटी में कुछ और गलत मैसेज जाए, ये नहीं होना चाहिए। घटक दलों के बीच में बिल्कुल। हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इससे हमारे गठबंधन पे कोई असर पड़ने वाला है, ये दूर दूर तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है, समझिए। चलिए हम ठीक है लोग प्रतिभा 25 जी। की तैयारी में लगे हैं, हम लोग पंचायत जी। पंचायत जाकर के बैठ के कर रहे हैं। गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, हम लोग सभी पूरी मजबूती के साथ, और हमारा लक्ष्य है 2025 में 225। चलिए ठीक है तो हम प्रतिभा जी, उसी को लक्ष्य हैं। फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद जी का। प्रमोद जी, प्रतिभा जी का तो कहना है कि बात तो छोटी सी है, फिर आप लोग तिल का तार क्यों बना रहे हैं? देखिए सवा जी, प्रतिभा जी के दोनों उद्बोधन में ये तो साफ पता चल गया कि उपचुनाव की 4 सीटें इन्होंने जीत ली हैं। तो ये अपने आप को मतलब पूर्ण रूप से समझ रही हैं कि 2025 का रास्ता इनके लिए साफ है। साफ तो 2000 है। नहीं, अब प्रतिभा जी सुनिए ना पूरी बात। देखिए, हम बीच में अंगुली उठा करके इशारा किए कि हमको बोलने दिया जाए, हमने बीच में नहीं टोका, इसको समझिए। चलिए ठीक है प्रमोद जी, बोलिए, उनसे बाद में जवाब ले लेंगे। प्रतिभा जी आप जवाब दे दीजिए, अभी अभी बोलिए प्रमोद। कुछ दिन पहले इनके नेताओं का बयान आ रहा था और इनके नेता ही उदाहरण दे रहे थे कि 2009 में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उपचुनाव हुए थे और उस समय उपचुनाव में हम लोगों को ज्यादा सीटें आई, लेकिन 2010 के जो चुनाव हुए, बिहार विधानसभा का चुनाव, तो 2009 में जो ज्यादा सीटें आई, तो एक जिस प्रकार से ये लोग अभी सोच रहे हैं, तो एक माहौल बना। मतलब उस समय 18 सीटें थी उपचुनाव की, उसमें हम लोग 12-13 सीटें जीतने का काम किए थे। तो लोगों में एक फैला कि जो 2010 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ और चुनाव जो परिणाम आए वो हमारे विपरीत आए, ये भी समझने की जरूरत है, वो हमारे विपरीत आए। तो ये सिर्फ कह देने से कि उपचुनाव तो हम चारों जीत गए,
और इसके चलते जो है हम बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा हम पूर्ण रूप से सत्ता में वापसी कर लेंगे, तो उसके लिए इनको समझना होगा कि इनके सरकार में जो अल्प माह के सरकार में 17 माह के सरकार में महागठबंधन की सरकार में खास करके जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद जब उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई और इन लोगों ने इग्नोर किया, केंद्र की सरकार ने उसको मानने से इनकार किया और जिसका परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं सामने से जो नई नियुक्तियां होंगी उसमें तो कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा ना। तो ये समझने की बात है। तो इन लोगों के चलते जो इतने मेहनत के बाद जो गणना हुई, गणना का जो रिपोर्ट आया, आपने देखा ना कि उस रिपोर्ट में 94 लाख परिवार जो है उनकी मासिक आमदनी कितनी है, 6,000 रुपये से कम है। ये तो सब कुछ सार्वजनिक है ना। तो जब ये स्थिति है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें अभी भी स्थिति है कि बिहार जो है चाहे गरीबी उन्मूलन की दिशा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पिछड़े स्थान पर है। तो किन दावों के साथ ये कह देंगे कि 2025 का चुनाव हम आसानी से जीत लेंगे। समस्याएं विकराल रूप से अपना मुंह फाड़े हुए है और उसके निराकरण की दिशा में ये लोग कदम नहीं उठा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, गरीबी चरम पर है। आप देखिए पलायन बदस्तूर जारी है, लेकिन विस्थापन की समस्या देखिए हर साल जो है बाढ़ में क्या समस्या होती है। तो इन पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ 4 सीटें जीत जाने पे अति उत्साहित हैं। तो अति उत्साहित है तो मुगालते में रहें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जनता ठीक है प्रमोद जी विनीत जी से और प्रतिभा जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। जब इससे पहले भी उपचुनाव की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इस बात से सभी ने एग्री किया था, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले हो या एनडीए गठबंधन वाले हो। फिर मुझे नहीं लगता कि प्रतिभा जी अगर ये दावा कर रही है तो ये दावा कहीं ना कहीं गलत माना जाए। नहीं सभा जी, अभी बगल के राज्य जी। झारखंड में आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। बहुत ज्यादा दूर है क्या? तो स्थितियां और परिस्थितियां अभी जो उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में सिर्फ बिहार में ही उपचुनाव नहीं हुए, कई जगह आए, वो सारे उपचुनाव का परिणाम जो है सत्ता पक्ष के साथ चले गए। ये भी देखने की बात है। लेकिन अभी झारखंड में जो चुनाव हुआ उसमें आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों की क्या स्थितियां रही, ये समझने की बात है सभा जी। चलिए ठीक है प्रमोद जी, ठीक है विनीत जी आप जवाब दे दीजिए, फिर प्रतिभा जी का रुख करेंगे। नहीं, प्रमोद भाई बड़ा सहूलियत से झारखंड का नाम ले रहे थे, महाराष्ट्र को तो बिल्कुल भूल ही गए। और जरा ये बताइए, हम तो कहेंगे भैया कि राजद और लोजपा रामविलास चतरा में एक दूसरे के आमने सामने थी, 20,000 वोट से हराए हैं इन लोग को। और जो ये बार बार बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, थोड़ा सा डेटा देखा कीजिए। महंगाई अभी सबसे कम आंकड़े पे है सर। दिखा सर, पूरा डायरी सुनिए ना सर। नहीं डाटा मत दिखलाइए विनीत जी, आपने तो आटा पर भी जीएसटी लगाने का काम किया है। सिर्फ डाटा की जो बात करते हैं उससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। लहसुन 400 रुपए किलो हो गया है, इसको समझने की जरूरत है। 60 रुपए किलो जो है प्याज बिक रहा है। आप तेलहन अच्छा, में ये चले जाइए, दलहन में चले जाइए। ये बताइए, ये अगर हम गलत समझ बता गए रहे सर, हैं, हम गलत बता रहे हैं तो आप इसको आप बोलिए कि हाँ गलत बोल रहे हैं। ये मैं आम दिनचर्या और आम जीवन में जो चीजें उपयोग में आती हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। आप देख लीजिए कि तेल, सरसों का तेल कैसे बिक रहा है। तो इन जो आप डाटा दिखला रहे हैं, तो डाटा तो 1 साल का जो है, जो कि इतना प्रतिशत बढ़ा, कभी डाटा आप दिखला दीजिएगा कि महंगाई दर 4% ज्यादा है, कहीं 1% कम है, लेकिन महंगाई दर अरे तो बढ़ा सभा है। जी, हमको बोलना है कि इनको बोलना है? प्रमोद जी बोलने दीजिए प्रमोद जी, अपनी बारी में बोलिए विनीत जी बोलिए। जरा ये बताइए प्रमोद भाई कि आपके युवराज और आपके राजा जी के घर में बन रहा है, लहसुन तेल आ रहा है ना? कि अभी दिल्ली गए हुए हैं अभी ना, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले कारण समझिए, सुनिए सर ना, फिर क्या सभा जी नहीं से बुलवाइए। फिर सुन लीजिए प्रमोद जी, उनको भी सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। आपसे आखिरी कमेंट ले लेंगे। बोलिए विनीत जी। हमें हर चीज का इल्म है, इसीलिए 80 करोड़ जनता को अभी भी फ्री में खदान मिल रहा है। और लहसुन जो बात कर रहे हैं ना, आपके बिहार में लहसुन नहीं होता है, वो बाहर से मंगाया जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन उस चीज को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये सीजनल चीजें हैं,
थोड़ा सा अगर बिजनेस साइकिल समझते हैं सर, तो कभी ऊपर कभी नीचे होता है। लेकिन बात आती है, मैं सभा जी 15 साल जिसने राज किया, जिसने बिहार में अराजकता का बीज बोया, वो सरकार बात करेगी, वहां के लोग बात करेंगे हम लोग के बारे में। अभी ये कह रहे थे कि झारखंड में जीत गया। पूछे झारखंड में कितना सीट जीता है आपने? झारखंड में शपथ समारोह में जाइए कि नहीं जाइएगा, कितना मंत्री पद मिल रहा है? महाराष्ट्र तो बिल्कुल खत्म कर दिया, उससे पहले हरियाणा खत्म किया हमने, आगे भी चीजें आएंगी। इनके फेक नैरेटिव के कारण जनता जो है ना कभी कभी बरगला जाती है। बिहार में हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि बॉस 9वीं सूची में क्यों नहीं डाला रिजर्वेशन, आपको यह भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वकील हैं जो बिहार सरकार के रिजर्वेशन वाले चीज को डिफेंड कर रहे हैं? पहले तो रिजर्वेशन आपने नहीं दिया। एक बार बता दे 15 साल में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राजद ने कुछ किया होगा? वो नहीं बताएंगे। 9वीं सूची में डालने के बाद भी सभा जी सबको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। लेकिन बिहार सरकार, केंद्र सरकार उसमें लगी हुई है। आपको चिंता नहीं करना है सर, पहले आप अपने आप को बचाइए। 225 सीट, पूरी बात कर लेंगे सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं। आपसे जवाब लेंगे विनीत जी के बाद, सीधा और प्रतिभा अगर जी के पास जाएंगे, उसके बाद आप दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दे दीजिएगा। सुनिए ना सभा जी, अगर इसको सेमीफाइनल मानते हैं तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में कितना सीट लेके आ गए? 17 सीट पे लड़ा था सर आपने ना, 4 सीट लेके आए, हम 5 पे लड़े थे, 5 लेके आए। तो सर थोड़ा सा देखिए, हमारे से छोटी पार्टी आपको तो नाको चने चबवा रही है। जब एनडीए का कुनबा बैठता है ना, तो आप लोग कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में। जी चलिए ठीक है, प्रतिभा जी आपके दावों का तो साफ साफ प्रमोद जी ने खंडन कर दिया। अभी जिस कुर्सी पर बैठे शबाजी, वहां से अराजकता दिखेगा, वहां से गरीबी दिखेगी, वहां से भूखमरी दिखेगी। इनकी जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी ही वैसी है, वहां से नेगेटिव सब कुछ दिखता है। और जब आंख सब कुछ नेगेटिव देखता है तो जवान भी नेगेटिव बोलता है। अब ये निके युवराज ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था चुनाव से पहले, पब्लिक डोमेन में बातें हैं। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल बता देगा कि फाइनल में क्या होगा। तो बताइए शबा जी, खेल का एक रूल होता है कि जो सेमीफाइनल हारता है वो फाइनल खेलने ही नहीं जाता है। तो पहले तो ये बता दें क्या है, फाइनल खेलेंगे, फाइनल खेलने के योग्य बचे हैं कि नहीं बचे हैं? जो सेमीफाइनल हार जाए वो फाइनल में कैसे जाएगा? तो इनका खेल तो यही खत्म है, लड़ाई इनकी यही खत्म है। अभी भी वक्त है प्रमोद जी, आप लोग पॉजिटिव बातें कीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए, इतना गलत मत बोलिए कि जनता ऊब जाए, आपके एक सच बात पर भी भरोसा ना करे। 2025 का चुनाव आपके लिए भी है, इंडिया भी लड़ेगा, एनडीए भी लड़ेगा। तो इस तरह से भ्रम मत फैलाइए कि जनता आपकी एक सच बात को भी ना स्वीकारे। सरकार इतना काम कर रही है, अंधे को भी बिहार में विकास दिख रहा है, अंधे को भी बिहार में काम दिख रहा है। आप कह रहे हैं भुखमरी है, महंगाई चरम पर है, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, अरे भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, कॉलेजों को जितने भी हॉस्पिटल से अपग्रेड किए जा रहे हैं, 500 बेड के हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। सरकार इतना खर्च करिए, सरकार का इतना बजट शिक्षा पर, आंगनबाड़ी केंद्र हो, विद्यालय हो, बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है, सबकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बेटियों को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरे बिहार कहां से कहां चला गया, और आप लालू राबड़ी जी के राज्य की बात करते हैं। ये सब तो उस समय में था, 5 से बहुत बदल गया है प्रमोद जी, अपना चश्मा का शीशा बदलिए आप, मैं तो यही कहूंगी। और 2025 में 225 ये हमारा नारा है और हम करके दिखाएंगे। ठीक है प्रतिभा जी, सीधा रुख करना चाहूंगी जी। प्रमोद जी, आप पे बहुत सारे आरोप भी लग गए हैं, सवाल भी उठ गए हैं। नारा तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि जो नारा दे रही है वो पूरा करके दिखाएगी। दूसरी बात ये भी है कि विनीत जी ने सवाल उठाया था कि जब आपकी सरकार थी तब आप कहां थे, और फिर झारखंड का भी जरा बता दीजिए कि शपथ तो ले लिया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कोई पद मिला बाकी मंत्रियों को? अभी बाकी मंत्री का शपथ ग्रहण हो गया क्या सभा जी? आवाज मिल रही है? जी जी आवाज मिल रही है, बताइए।
अभी प्रतिभा जी बोल रही थी कि चश्मा बदलने की जरूरत है, तो अभी तो ये कह रहे थे कि इनको दिखाई नहीं पड़ता है, चूंकि ये विपक्ष में है तो इनको दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके चलते ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों का राग अलपते हैं। तो ये नीति आयोग जो है वो आखिर है क्या, हमको समझ में नहीं आता है। नीति आयोग जो रिपोर्ट दे रही है बिहार के संदर्भ में, तो इनके कितने नेताओं ने कहने का काम किया कि नीति आयोग का वह रिपोर्ट जो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा दिखलाया गया वो गलत है, क्यों नहीं उसको फर्जी करार दिए। जब ये कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, यहाँ बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, भूखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है, तो फिर नीति आयोग किस प्रकार का रिपोर्ट बिहार के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों बिहार को फिसड्डी साबित करने पे तुला हुआ है नीति आयोग? क्यों बिहार को बदनाम कर रहा है? इन लोगों ने सवाल किया, ये समझने की जरूरत है। और जो विनीत सिंह जी जो बोल रहे हैं, तो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि जब भी इनकी सरकार को आईना दिखलाया जाएगा, चाहे वो क्राइम का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, कम्युनिज्म का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये 20 साल पहले चले जाएंगे। अरे 17 माह के अल्पकाल में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, ये लोग कह रहे हैं एनडीए के द्वारा किया गया। तो 9 अगस्त 2022 के पहले किया गया था क्या? कि 9 अगस्त 2022 के बाद जब हमारी सरकार बनी उसके बाद किया गया? नियोजित शिक्षक लगातार मांग उठा रहे थे। नहीं, नियोजित शिक्षक लगातार जो मांग करते आ रहे थे, तो एनडीए के कई नेता यह बोलते नहीं थकते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो उनको जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन यही महागठबंधन की सरकार, यही 17 माह के सरकार में उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और इतना बड़ा जो जातीय गणना जो कराया गया, यहाँ से हम लोग तो आग्रह किए केंद्र सरकार को भी कि देश स्तर पर जातीय गणना करा ली जाए। देश स्तर पर केंद्र में इनकी सरकार थी, ये कराते, लेकिन इन लोगों ने तो कहा कि बिहार सरकार अपने खर्चे पे कराए। हम लोगों ने कराया, कराने के बाद जो है आरक्षण का दायरा तुरंत बढ़ाने का काम किए, कोई देरी नहीं किए, ताकि जो वर्षों से पिछड़े लोग हैं उनको हम जो नौकरी है उनमें उनको समुचित भागीदारी देने का काम करें, ये बतलाने की जरूरत है। और ये अभी कह रहे थे 4 सीट और 5 सीट जो उपचुनाव का जीत गए हैं, प्रतिभा सिंह जी बोल रही हैं, अभी भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, ये समझने की जरूरत है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। और जनता मालिक होता है, जनता सारे चीजों को देखता है। अभी उपचुनाव की ये बात कर रहे हैं, और झारखंड में जो इनका हाल हुआ है, जो हश्र हुआ है, और आप सभा जी जो सवाल कर रहे थे कि वहां जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तब तो सारी चीजें, कोई चीज नुका छिपा करके किया जाता है क्या? वो तो सामने आ जाएगा ना। विनीत जी ने सवाल किया था, उनको जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि उस दिन भी ये चलिए पर चैनल पे खोल करके देख लेंगे कि कौन कौन लोग जो है वहां पर शपथ समारोह में क्यों नहीं गए थे, राजद से क्यों नहीं कोई गया? और कहाँ नहीं गया शपथ समारोह में, ओथ सेरेमनी में झारखंड के किस ओथ सेरेमनी की बात कर रहे हैं आप? हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं सर। 28 तारीख को अखिलेश यादव आपके समधी जी गए थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, राहुल गांधी, आप क्यों नहीं गए थे? वहां बुलाया गया था आपको नजर, अरे आपको तेजस्वी जी नजर नहीं आए क्या? भाई हमको छोड़िए, पूरा मीडिया में नजर नहीं आ रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप चश्मा बदलने की जरूरत आपको पड़ रही है। दरअसल अगर बात की जाए एनडीए की, तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि एनडीए में कहीं ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एनडीए में वाकई सब कुछ ठीक है। जिस तरह से चिराग पासवान, आनंद मोहन और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद एक दूसरे पर हमलावर है, और वो अब एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और एक दूसरे को घेर रहे हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।